नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि बढ़िया ही होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी क्या पहचान होती है, चलिए देखते हैं। इसकी पहचान है कि इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में हिंदी के वाक्यों के अंत में हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, ली होगी आदि जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है कि इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, ली होगी आदि जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। ठीक है, तुमने खाना खा लिया होगा, तुमने खाना खा लिया होगा। ठीक है, इस तरह के वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। चलिए इसका अंग्रेजी बनाने का नियम देख लेते हैं। तो अंग्रेजी बनाने का नियम, मैं और हम, यानी जब सब्जेक्ट मैं और हम हो या आई बी हो, के साथ शैल हैव, तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव लगाकर क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो ये रूल है अंग्रेजी बनाने का। यानी मैं और हम होगा, यानी आई और बी होगा, अगर सब्जेक्ट तो उसके साथ शैल हैव लगाएंगे, और बाकी अगर कोई अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल हैव का यूज किया जाएगा। उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट जैसा होगा। अगर सब्जेक्ट आई बी है तो शैल हैव, अगर अदर कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल हैव। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव, यानी या तो शैल हैव या विल हैव। उसके बाद B3 यानी क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का।
इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। वह घर जा चुका होगा, वह घर जा चुका होगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या वह है, तो वह के साथ क्या लगना है, विल हैव। ही विल हैव, ही विल हैव प्लस B3 यानी गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती, ही विल हैव गॉन टू होम। ठीक है, ही विल हैव गॉन टू होम। मैंने खाना खा लिया होगा, मैंने खाना खा लिया होगा। आई हैव eaten, ओ सॉरी, आई शैल हैव, शैल तो लगा नहीं, आई शैल हैव eaten द फूड। आई शैल हैव eaten द फूड यानी मैंने आई के साथ शैल हैव प्लस B3, अदर कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल हैव प्लस B3। निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस में कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, प्लस नॉट ही बढ़ जाएगी। सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव या बिल, शैल या बिल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, फिर उसके बाद B3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद या तो शैल या बिल, जैसा सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो शैल लगेगी, अदर कोई सब्जेक्ट है तो बिल लगेगी। इन दोनों के बाद नॉट का यूज होगा, उसके बाद हैव का यूज होगा। ठीक है, तुम खाना नहीं खा चुके होगे, तुम खाना नहीं खा चुके होगे। You will not have, you will not have eaten the food, you will not have eaten the food। तुम खाना नहीं खा चुके होगे। ठीक है, समझ गए, यानी विल और हैव के बीच में नॉट का यूज होगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। सॉरी स्पेलिंग, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है फर्स्ट कि शैल या बिल पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद B3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट से पहले शैल है, शैल या बिल, सब्जेक्ट के बाद हैव। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा। दूसरा इसका स्ट्रक्चर है कि कोई WH टाइप वर्ड पहले लगाएंगे, अगर वाक्य में है तो उसके बाद शैल या बिल। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर B3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यानी दोनों प्रकार के, एक WH टाइप वर्ड वाला और एक हेल्पिंग वर्ब वाला। जब वाक्य में क्या वाक्य के बीच में आता है तब हम ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, और जब वाक्य के बीच में कोई WH टाइप वर्ड जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आता है तो हम नीचे वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। चलिए इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। क्या पिताजी आ चुके होंगे, क्या पिताजी आ चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें पिताजी के साथ बिल यूज होगा, तो पहले लगाते हैं बिल फादर हैव कम। ठीक है, क्या पिताजी आ चुके होंगे, विल फादर हैव कम।
हम कल कहाँ जा चुके होंगे, हम कल कहाँ जा चुके होंगे। इसमें कहाँ वाक्य के बीच में है तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, भियर। और इसका सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी बी के साथ शैल यूज होगा, तो यहाँ पर शैल लिखते हैं। भियर शैल बी हैव गॉन टुमारो। ठीक है, भियर शैल बी हैव गॉन टुमारो। ये इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल्स हुए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। और इसका यानी इसके जो एक्सरसाइज है वो हम जब बनाएंगे तो डिटेल में इसके ढेर सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अंतिम भाग, फ्यूचर टेंस का अंतिम भाग, यानी चौथा भाग है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये लास्ट पार्ट है फ्यूचर टेंस का। तो इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान है कि इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं, तथा वाक्य के बीच में समय, यानी टाइम, समय का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ गए। इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं, तो वाक्य के बीच में समय का प्रयोग होता है। फिलहाल ये नियम तो आपको पहले से ही मालूम है कि हम दो पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उन दोनों की पहचान भी कुछ ऐसी ही है, यानी समय का प्रयोग उसमें भी होता है, रहा होगा, इसमें गा गी गे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बस बाकी सेम ही है, पहचान तो उसकी सेम ही है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे एग्जांपल्स क्या होंगे इसके, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँगा। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके लास्ट में रहा हूँगा लगा हुआ है, दूसरी बात इसमें 2 दिन से यानी टाइम दिया हुआ है, तो इससे ये पहचान होती है कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो अंग्रेजी बनाने का नियम, अंग्रेजी बनाने का नियम, अंग्रेजी बनाने का नियम है कि आई वी यानी मैं और हम के साथ शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, यानी आई बी अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ शैल हैव बीन का यूज होगा, तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन, यानी अगर सब्जेक्ट आई बी है तो उसके साथ शैल हैव बीन तथा
अगर आई बी के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं तथा बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये नियम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी आई बी के साथ शैल हैव बीन, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन लगाकर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ेंगे, यानी बी फोर का यूज करेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस का तो मैं प्रयोग आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंस कहाँ यूज होता है, फॉर कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का। यानी पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट जैसा होगा उसके साथ वैसा ही शैल हैव बीन या विल हैव बीन यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आई भी है तो उसके साथ शैल हैव बीन, अगर अदर कोई सब्जेक्ट है तो विल हैव बीन। ठीक है, उसके बाद बिफोर यानी क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद सिंस या फॉर का यूज होगा, या तो सिंस का या फॉर का, या तो सिंस का या फॉर का। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के साथ यानी वह अन्य सब्जेक्ट में आएगा, आई वी के साथ तो सेल लगता है। ठीक है, अन्य सब्जेक्ट के कैटेगरी में वह का यूज होगा, यानी इसके साथ फिर विल हैव बीन का यूज करेंगे। ही विल हैव बीन, फिर उसके बाद बिफोर यानी रीडिंग ए बुक, और 2 घंटे यानी घंटे से पहले फॉर का यूज किया जाता है, तो 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, ही विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद शैल या विल, यानी अगर सब्जेक्ट रहेगा आई बी तो उसके साथ शैल, अगर सब्जेक्ट रहेगा अन्य कोई तो उसके साथ विल। ठीक है, उसके बाद नॉट, ठीक, उसके बाद ही हैव बीन का यूज होगा, हैव बीन। ठीक है, यहाँ पर समझो ध्यान से, यानी पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शैल विल का यूज होगा, फिर उसके बाद नॉट का, उसके बाद हैव बीन का, फिर बिफोर का, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। ये स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव बीन प्लस फिर बिफोर ऑब्जेक्ट। हम 7 बजे से
हम 7 बजे से दिल्ली जा रहे होंगे। दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, हम 7 बजे से दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, जा रहे होंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी बी, तो बी के साथ शैल लगेगा। तो बी शैल नॉट हैव बीन, है ना, यही तो स्ट्रक्चर लगाना है। यानी पहले बी यानी सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद शैल लगेगी, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, अब बिफोर यानी गोइंग टू दिल्ली सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock, यानी बजे से पहले सिंस का यूज करते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव के दो स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो शैल विल पहले लगेगी सब्जेक्ट से, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा यूज करेंगे। फिर उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। तो ये स्ट्रक्चर हुआ जब वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आता है तब, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करना है। दूसरा, जब वाक्य के बीच में कोई WH टाइप वर्ड आता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तब पहले हम WH टाइप वर्ड लगाएंगे। WH टाइप वर्ड, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक, फिर हैव बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर हुए। तो इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं अब। क्या मोहन शाम से काम कर रहा होगा? क्या मोहन शाम से काम कर रहा होगा? ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन के साथ बिल का यूज होगा सबसे पहले। बिल मोहन हैव बीन, अब हैव बीन का यूज होगा, यानी सबसे पहले बिल का यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद हैव बीन। बिल मोहन हैव बीन डूइंग, यानी बिफोर डूइंग वर्क। कब से काम कर रहा होगा? शाम से, तो शाम से पहले सिंस का यूज होगा, सिंस इवनिंग, since evening. Bill Mohan have been doing work since evening. हम कल क्या कर रहे होंगे? हम कल क्या कर रहे होंगे? ठीक है। तो यहाँ पर क्या बाकी के बीच में आया, नहीं WH टाइप वर्ड है, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे। पहले भाट, और इसका सब्जेक्ट हम है, तो हम के साथ शैल का यूज करते हैं। भाट शैल बी हैव बीन बिफोर, यानी डूइंग टुमारो। What shall we have been doing tomorrow? हम कल क्या कर रहे होंगे? तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तीनों प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमने दिखा दिए, आपको बता दिए। उम्मीद है कि
आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स या कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाया है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और कल इन दोनों टेंस यानी फ्यूचर टेंस के एक्सरसाइज यानी चारों सेंटेंस जो चारों प्रकार के भाग हैं उन चारों की मिक्स सेंटेंस आएंगे, यानी हम मिसलेनियस सेंटेंस की एक एक्सरसाइज क्रिएट करेंगे जिनको हम 1 बाय 1 करके ट्रांसलेट करेंगे एक एक सेंटेंस को, और तब ये सेंटेंस आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।